हेलो प्यारे टॉपर्स, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सभी अच्छे होगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सभी बेसिक्स बेसिक जो भी ज़रूरत था इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिक्स वो हमने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। अगर तुम लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले वो लेक्चर को देखो, क्योंकि वो लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, इसमें मैं क्विक रिवाइज करवा दूंगा, बट ये क्विक रिवाइज होगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर्स में मैंने करवाया है। तो जाओ सबसे पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद ये लेक्चर ज़रूर देखो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं जितने भी लेक्चर ले रहा हूँ सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को लेक्चर का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ चैप्टर का कंप्लीट नोट्स भी मिला हुआ है। और हाँ, एक हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, जाओ नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। वो उस ग्रुप में सभी के सभी स्टडी मटेरियल्स मैं डालता रहता हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है तुम लोगों का। अब देखो इस लेक्चर का बात करते हैं। इस लेक्चर में हम जो करने वाले हैं ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज रखता है। ओम्स लॉ से ही एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट आता है, हर साल 2 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है। इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में 2-3 क्वेश्चन है, 3 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं, और हर साल क्वेश्चन वही रिपीट होता है। मतलब अगर तुम इस लेक्चर को देख लेते हो तो कंफर्म 35% है कि तुम्हारा 5 मार्क्स आ जाएगा। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये रिवाइज करवाता हूँ मैं पिछले लेक्चर्स का। देखो, अगर वाटर फ्लो करे, अगर वाटर बहे, उसे वाटर करंट कहते हैं। नदी में देखे हो पानी को बहते हुए, नदी में देखे हो ना पानी को बहते हुए, तो क्योंकि वो वाटर फ्लो कर रहा है तो उसे वाटर करंट कहेंगे। कोई भी चीज़ जो कि फ्लो करे उसे करंट कहते हैं। अगर चार्जेस फ्लो करे तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी तरह वाटर अगर फ्लो करे तो उसे वाटर करंट कहते हैं। पिछले लेक्चर में ये डिटेल में दिया हुआ है। अब चलो देखते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज किसी भी मैटर का वह छुपा हुआ गुण होता है, जिसके चलते वह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है या धकेलता है। चार्ज किसी मैटर का छुपा हुआ गुण होता है जिसके चलते वह किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। मतलब सेम कास्ट वाले चार्ज एक दूसरे को पसंद नहीं करते, अपोजिट कास्ट वाले चार्ज एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। अब देखो, ये चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज कैसे आता है, और एटम कैसा होता है, एटम के कारण चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। अभी हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। एटम कैसा होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। देखो, एक एटम का बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। ओके, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जो जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन साहब गमन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और बीच में जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन साहब के कारण हमारे इलेक्ट्रिक करंट जो है सो गमन करता है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। और इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी वैल्यू है इस चैप्टर में। तो चलो इतना तो पढ़ लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिया, एटॉम कैसा होता है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स जल्दी से देख लेते हैं। कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस जिसमें से करंट आसानी से पास कर जाए उसे कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये तुम्हारा वायर है, ये वायर
वायर में से करंट आसानी से आर पार हो सकता है, आसानी से जा सकता है, पार हो सकता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस जिसमें से करंट आसानी से नहीं जा सके, उसको हमेशा दिक्कत होती रहेगी, उसे कहेंगे इंसुलेटर। जैसे लकड़ी में से कभी करंट को पास होते हुए देखे हो? नहीं ना, तो वो हमारा इंसुलेटर है। आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है। पहले स्लाइड में हमने देखा था वाटर क्योंकि फ्लो कर रही थे तो वो था वाटर करंट। अगर इसी तरह चार्जेस फ्लो करें, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे जाएं, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और यही पूरा का पूरा चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट को हमें आई से दिखाते हैं, और आई इस इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ आई करंट है, क्यू टोटल चार्ज है जो कि फ्लो हो रहा है, और टी टाइम है जो कि उसको फ्लो होने में जितना समय लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, हम इसे एम्पियर में मापते हैं। और एक एम्पियर कितना होता है, चलो बताते हैं। एक सेकंड में अगर कोई कंडक्टर है उसमें एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, एक कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करे तो उसे हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। और नीचे देखो तुम्हें एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में मैंने कन्वर्जन बताया था कैसे किलो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। अगर डिटेल में देखना है तो उस लेक्चर को, पिछले लेक्चर को देख लो। चलो, इन कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बता चुके हैं किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट का फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जस्ट अपोजिट होते हैं। मान लो कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, जो करंट का फ्लो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अ मीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसे कहते हैं अमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो अमीटर का दृश्य देख लो। अमीटर ऐसा होता है, ये पुराने ज़माने का अमीटर है, हम लोग आज डिजिटल अमीटर का यूज़ करते हैं। चलो अब आज के लेक्चर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का टॉपिक। ये देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। चचा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? चलो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर एक चार्ज हो, सबसे पहले एक बात समझो, अगर एक चार्ज हो तो उसे सिर्फ चार्ज कहते हैं। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज हो, मान लो 10 चार्ज है, 15 चार्ज है, 20 चार्जेस हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हारे घर पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को किस किस से बनाया गया है? देखो सबसे पहले उसमें मॉनिटर लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, सीपीयू लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, यूपीएस लगा हुआ। इन सब को मिला के हम लोग का कंप्यूटर बना हुआ, और उसको तुम लोग क्या कहते हो? सिस्टम कहते हो। कंप्यूटर को सिस्टम भी कहते हो ना, क्यों कहते हो? उतना सब कुछ का मिला हुआ अरेंजमेंट है तो तुम उसे सिस्टम कहते हो। सेम अगर बहुत सारे चार्जेस मिल जाएं तो तुम उसे सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलोगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q6 है, Q5 है, ये बहुत सारे चार्जेस है और इन सभी को सिस्टम ऑफ चार्जेस कहेंगे। ठीक है, इतना समझ आएगी। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट दिख रहा है, उस पॉइंट पे एक चार्ज है Q। एक पॉइंट B है, उस पॉइंट पे एक चार्ज है Q, और एक पॉइंट है हमारा A। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट B पे ये जो चार्ज है ना Q, उस पे ये सभी चार्जेस, ये सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इन सभी के कारण Q पे फोर्स लगेगा।
तुमको पता है चार्जेस चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये सभी चार्जेस के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स के कारण ये जो चार्ज है सो मोशन करेगा, फ्लो करेगा। तो क्या होगा ना, ये Q चार्ज पहले है B पॉइंट पे, अब इस फोर्स के कारण ये चार्ज चला गया हमारा A पॉइंट पे। Q चार्ज पहले था P पॉइंट पे, अब चला गया A पॉइंट पे, ठीक है। अब A पॉइंट पे गया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में, B से A पे जाने पे इस पे कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर तुम कोई चीज़ को लाना है, किसी चीज़ को लाना है तो उस पर काम करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा बॉल है 10 मीटर की दूरी पे, तुमको उसको अपने पास लाना है तो तुमको उसे उठाकर लाना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके वो तुम्हारे पास आएगा। सेम इस चार्ज को B पॉइंट से A पॉइंट पे लेके जाना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि तुम कुछ काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपली ऐसा समझो, किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो काम होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब चलो एक सिंपली एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये है तुम्हारा घर, ये है तुम्हारा घर, अब ये है तुम्हारा स्कूल, ये क्या है तुम्हारा स्कूल। अब तुम क्या थे, जल्दी जल्दी सुबह उठे, ब्रश भी नहीं किए, बैग उठाए, चल दिए स्कूल, क्योंकि तुम हो चुके थे लेट। अब तुम चूंकि चल चुके हो स्कूल, तुम्हारी साइंस की बेल लगने वाली है, तुम्हारी साइंस की बेल लगने वाली है। अब तुम बैग से निकालते हो बुक, तुम्हें तुम्हारे बैग में साइंस की बुक नहीं मिलती है, और वो तुम्हारा जो साइंस टीचर है वो बहुत बड़ा खड़ूस है, और अगर वो से पता चल गया कि तुमने बुक नहीं लाई है वो तुम्हारी अच्छी से क्लास लेगा। अब तुम्हारी हो चुकी है डर से हालत खराब, तुम्हारा बुक है घर पे। अब तुम क्या करोगे, वो घर को से जादू से तो बुक लेके नहीं आ सकते, तो अब तुम क्या करोगे, वापस से जाओगे जल्दी जल्दी घर, उस बुक को उठाओगे, अब फिर से घर से स्कूल जाओगे वो बुक को लेकर। अब देखो, वो जो तुम्हारा घर था वो था पॉइंट बी, तुम्हारा स्कूल पॉइंट ए, पॉइंट ए। अब तुम्हारा बुक तो था वो था चार्ज क्यू, और तुम थे सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब तुमने क्या किया, उस बुक पे लगाया फोर्स, सिस्टम ऑफ चार्जेस ने उस चार्ज पे लगाया फोर्स, उस पे कुछ काम किया, उठा के लेके गया स्कूल। अब तुम्हारा बी पॉइंट से ए पॉइंट पे वो बुक गया, अब तुमने जितना भी काम किया उस बुक को लेने में वही तुम्हारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया, क्लियर है टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस समझ आ गया, मैं इसे मिटा देता हूँ 1 मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेम यही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में लिखे हुए, थोड़ी हाई क्लास अंग्रेजी है, अच्छे से पढ़ना। सपोज देर इज ए सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस, सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस है Q1 Q2 Q3, कंसिडरिंग ए चार्ज Q विच इज लोकेटेड एट पॉइंट B, एक चार्ज को कंसिडर करो जो कि पॉइंट B पे है Q। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ऑल द चार्जेस एक्ट ऑन चार्ज Q, ये जो चार्ज Q का सिस्टम था Q1 Q2 का, वो Q पे चार्ज फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अंडर सच कंडीशन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम B टू A, इस Q चार्ज को कुछ कंडीशंस के आधार पर हमें A पर लेके जाना है, तो उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, और जो हम लोग काम करेंगे उस चार्ज को B से A तक ले जाने में, उसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ फार्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला दिया हुआ है, ये देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर तुम लोगों को किसी भी चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो तुमको वर्क डन तुमने जितना भी किया है उसके उस चार्ज से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ओके, चलो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो बिटवीन देम। अब देखो, अगर तुम है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो तुम्हारा करंट का फ्लो कभी नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो कभी नहीं होगा। किसी भी करंट का फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है, चलो अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हैं हम लोग अपने प्यारे से ब्लैक बोर्ड पे। चलो देखते हैं। मान लो ये है तुम्हारा एक कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। अब इसमें क्या होते हैं, कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुमको पता है सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर में भी बाहर में भी। अब क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आवारा इधर उधर भटकते रहते हैं रैंडमली, जिधर मन किया उधर। कोई फिक्स डायरेक्शन इन सब का होता नहीं है घूमने का। अब क्या होता है, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन होता नहीं है तो करंट का फ्लो होता नहीं है। अब चूंकि हम लोगों को करंट का फ्लो करवाना है, चूंकि हम लोगों को करंट का फ्लो करवाना है तो हम लोग इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा भैया, सवाल सबसे पहले आता है। तो एक बात बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे बढ़िया सोर्स तुम्हारा बैटरी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का सबसे बढ़िया सोर्स तुम्हारा बैटरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इस कंडक्टर के साथ एक बैटरी देते हैं कनेक्ट कर। ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब देखो, जैसे ही हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट किया, इसने कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगा फोर्स। इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगा फोर्स। ये बिल्कुल वैसा ही है, क्लास के बच्चे बदमाशी कर रहे हैं जब तक क्लास टीचर नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने क्लास टीचर को लाया, बैटरी को लाया, उसने अपनी स्टिक उठाई और सभी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिए, सभी सुधर गए। सेम जैसे हमने बैटरी को लगाया, इसने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाया। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। सभी एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिव, तो ये जाएंगे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, फिर से नेगेटिव से निकलेंगे और फिर से जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ऐसे ही ये चक्कर रहेगा चलता। ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और तुम्हें पता है जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो तुम्हारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। और बैटरी लगाए हो तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट बहना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट हमेशा जाता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आई होप तुम लोगों को सभी को समझ आ चुका है किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को देख लिया और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण किस तरह का करंट का फ्लो होता है वो सभी को अच्छे से एग्जांपल से देख लिया। अब कुछ उसी को लेकर, फ्लो ऑफ करंट को लेकर कुछ लाइन से उनको हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो देखो, ये फ्लो ऑफ करंट के बारे में कुछ। करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। चलो एक देखते कैसे। ये मान लो एक बैटरी है, इसका बैटरी के ये दो टर्मिनल,
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जो करंट का फ्लो होगा ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इट इज सिमिलर टू द केस ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम कंटेनर टू ऑफ हाइयर वाटर लेवल टू लोअर वाटर लेवल। तुम लोगों ने झरना को देखे हो, झरने को देखे हो? वाटरफॉल किस किस ने देखा है? सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है तो ये देखो सामने फोटो तुम लोग का है एक झरने का। ठीक है, अब देखो झरना में क्या होता है, वाटर जो है सो ऊपर से नीचे की ओर आता है। झरने में, वाटरफॉल में पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, हाइयर लेवल से लोअर लेवल की ओर आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि पानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कभी ऐसा होता नहीं कि नीचे से पानी ऊपर की ओर आ रहा है, हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर आता है। सिमिलर सेम ऐसा ही होता है करंट का केस में। करंट हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होता है। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज required for flow of electrons between two points। देखो, किसी भी कंडक्टर से करंट के फ्लो के लिए उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे कि पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, ये था कंडक्टर, इसमें था इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो ये रैंडमली मोशन कर रहे थे, मगर जैसे ही हम लोगों ने बैटरी को लगाया, इसने क्रिएट किया इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे थे। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे थे तो इनके कारण ही करंट जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे थे, जिसके कारण करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया था। मतलब करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट का फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी इज कंसिडर्ड हाइयर देन नेगेटिव। किसी भी बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, प्लस और माइनस। तो जो प्लस वाला टर्मिनल होता है ना, उसका हमेशा पोटेंशियल हाई होता है, उसे हमेशा हाइयर पोटेंशियल कहेंगे। और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होता है उसे हमेशा लोअर पोटेंशियल कहेंगे। ऐसा ही होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होती है, कोई भी बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देखो मान लो ये एक बॉडी है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये कहलाएगी तुम्हारी हाइयर पोटेंशियल। और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो कहलाएगी तुम्हारी लोअर पोटेंशियल। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड एज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी लाइन को हम लोगों ने 100 बार देख चुके हैं, हम लोग इसी लाइन को देख चुके हैं। हमेशा करंट जो है सो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो हमेशा करंट का जो फ्लो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अगर चार्जेस फ्लो करते उसको क्या कहते हैं? करंट। और जो रेट होता है इसका मतलब जिस रेट से किसी चार्ज का फ्लो हो रहा है उसे कहेंगे करंट। ठीक है,
अब देखो करंट का कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। करंट को I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे Q जो है सो चार्ज है जो कि T टाइम इंटरवल में पास कर रहा है। ठीक है। और देखो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। हम लोग करंट को हमेशा एम्पियर में मापते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा वोल्ट में मापेंगे। अब देखो यहाँ पे एक फिगर है। फिगर में देखो एक बैटरी है। बैटरी का एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव है। अब देखो जो ब्लू वाले एरोज है, वो देखो वो कहाँ से निकल रहे हैं, नेगेटिव से निकल रहे हैं और जा रहे हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। तो ये जो ब्लू वाले एरोज है ना, वो है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो करंट का फ्लो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो करंट का फ्लो होगा वो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जो कि इस फिगर में बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। और ये पॉजिटिव वाला होता है हाइयर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला होता है लोअर पोटेंशियल। अब देखो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देखो, एक बैटरी लिए हो, बैटरी तो देखे होगे, उस पर जरूर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट। उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ रहता है कि वो कितने वोल्ट का बैटरी है। इसका मतलब ये है कि उससे जो वोल्टेज निकलेगा वो उसी वोल्ट का निकलेगा। अगर कोई बैटरी 6 वोल्ट का है तो उससे 6 वोल्ट ही पोटेंशियल निकलेगा, उससे 6 वोल्ट ही वोल्टेज निकलेगा। अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट का है तो उससे 12 वोल्ट ही वोल्टेज निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 12 वोल्ट का बैटरी तो कभी निकल रहा है 12 वोल्ट, कभी निकल रहा है 2 वोल्ट, कभी निकल रहा है 80 वोल्ट। इस तरह नहीं होगा। अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट का है तो उससे 12 वोल्ट का ही वोल्टेज निकलेगा। ठीक है। तो अगर कॉन्स्टेंटली फिक्स अमाउंट में वोल्टेज निकले, वोल्ट निकले, वो वैरी ना करे, वो बदले ना। अगर 6 वोल्ट का है तो 6 वोल्ट का ही निकले, वो 2 वोल्ट 3 वोल्ट में ना जाए, तो उसको कहेंगे हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली उसको कहेंगे जब किसी बैटरी या किसी भी सोर्स से कॉन्स्टेंटली वोल्टेज निकले, वो वैरी ना करे, वो उसका वैल्यू बदले ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, A cell is considered as the source of constant potential difference। एक जो सेल होता है या फिर मान लो बैटरी होता है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है। अगर तुम लोगों को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो बैटरी लगा लो। ठीक है। अब ये देखो सेकंड लाइन क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल causes separate positive and negative terminals and a constant potential difference between them। भैया भारी भरकम अंग्रेजी थी। देखो इसको सिंपली में बताते हैं। देखो क्या होता है, मैंने बताया था एक बैटरी में क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें भी देखो ये है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल मान लो तेरा है 4 वोल्ट का, पॉजिटिव टर्मिनल 4 वोल्ट का है, जबकि ये नेगेटिव टर्मिनल 1 वोल्ट का है। तो ये जो पूरा बैटरी का वोल्टेज होगा ना, वो जस्ट इसके डिफरेंस होगा। 4 वोल्ट में हम लोग अगर 1 वोल्ट को घटा देंगे तो हमारा पूरा बैटरी का वोल्टेज निकल जाएगा, जो कि होगा 3 वोल्ट का। मतलब समझ आया। वोल्टेज होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, दोनों बैटरी के एंड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक बैटरी के केस में
अगर कोई बैटरी मान लो तुमको 6 वोल्ट का मिल गया, तो ये नहीं कि वो पूरा बैटरी का पावर 6 वोल्ट है, वो एक्चुअली वो दोनों टर्मिनल्स का बीच का डिफरेंस है। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। ये क्या हो रहा है? हाँ देखो, अब देखो एक बैटरी है हमारे पास यहाँ पर ड्यूरासेल की। ये देखो, ये है बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये है बैटरी का नेगेटिव एंड। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी का, ये बस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस होगा। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस 1.5 वोल्ट होगा, इसलिए इस बैटरी का जो पावर है वो है 1.5 वोल्ट। समझ आ गया? वोल्टेज बैटरी का केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का केस में क्या होता है, वो दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस होता है। सेम यहाँ पर ड्यूरासेल की ये बैटरी 9 वोल्ट की है, ये बैटरी 9 वोल्ट की है। ये 9 वोल्ट की क्यों है? क्योंकि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का डिफरेंस, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का डिफरेंस 9 वोल्ट होगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट, मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है जो कि किसी भी कंपोनेंट से जुड़ी हुई नहीं, ना वो बल्ब से जुड़ी हुई, ना वो फैन से जुड़ी हुई, वो बस खुला रखा हुआ है। तो क्या तुम उसको सर्किट बोलोगे? क्या तुम उसको सर्किट बोलोगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वह एक ओपन पाथ है, वो खुला हुआ है, उससे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस उसका कांस्टेंट है। देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी बैटरी में एक लगा देते हैं बल्ब, इसी बैटरी में एक लगा दिए बल्ब। अब बल्ब जैसे ही लगा वैसे ही ये ग्लो करने लगा। तो अब बोलो ये सर्किट है या नहीं? हाँ सर ये सर्किट है। क्यों सर्किट है? क्योंकि जैसे ही हमने बल्ब को लगाया वो क्यों जला? क्योंकि ये पूरा सर्किट जो है क्लोज हो चुका है। कहीं पर देखो तार खुला हुआ है, कहीं पे तार खुला हुआ है? नहीं, क्योंकि ये जो सर्किट है क्लोज हो चुका है, ये पाथ क्लोज हो चुका है, अब ये सर्किट कहलाएगा। तो सिंपली देखो सर्किट किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट। द क्लोज्ड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर किसी करंट का फ्लो क्लोज्ड पाथ में हो रहा है, वह घूम फिर के वहीं पे आ रहा है, तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो इस फिगर में देखो, एक है तुम्हारा बैटरी, एक लगा हुआ है स्विच, और ये एक है बल्ब। अब देखो अगर ये बैटरी होती तुम्हारी खुली, मतलब कि ऑफ, तो ये क्या होता? कैसा सर्किट होता? ये सर्किट नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि तुम्हारा स्विच है ऑफ। ऑफ है मतलब ये एक ओपन सर्किट है, सर्किट खुला हुआ है। अब तुम लोगों ने जैसे ही ये स्विच को किया बंद, जैसे ही स्विच को किया ऑन तुम लोगों ने, वैसे ये बल्ब जल गया। क्यों जला? क्योंकि ये सर्किट जो हो चुका है सो हो चुका है क्लोज। अब इसको हम सर्किट बोल सकेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई सर्किट क्लोज हो, अगर कोई पाथ क्लोज हो, तो उसे हम लोग सर्किट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। अब देखो अगर तुम लोग कोई कॉपी में, अगर तुम लोग कोई कॉपी में कोई सर्किट बनाते हो, तो उसको हम लोग सिंबल से डिनोट करेंगे। अब देखेंगे हर एक चीज का सिंबल क्या क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, बल्ब का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। ये देखो सबसे पहले ये नंबर 1 में देखो एन इलेक्ट्रिकल सेल। सेल का सिंबल देखो, पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल को दो डंडों से दिखाते हैं। इसी तरह बैटरी, बैटरी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कहते हैं। अब बैटरी होता क्या है? देखो जब एक, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल सेल को मिला देते हैं ना, दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिकल सेल को मिला देते हैं, तो वो बन जाता है तुम्हारा बैटरी। अब देखो सेकंड नंबर में बैटरी का सिंबल दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे चूंकि चूंकि यहाँ पे 3 ठो सेल मिलकर एक बैटरी बना, इसलिए यहाँ पे 3 ठो सेल को डिनोट किए हैं बैटरी के लिए। ठीक है, इस तरह करके बैटरी का, अगर 4 सेल से मिलके बना होता तो इसको आगे भी बढ़ा देते हैं,
एक और 2 और डंडी खींच देते हैं, इस तरह करके बन जाता हमारा बैटरी का सिंबल। अब देखो थर्ड नंबर पे ये हमारा स्विच, ये हमारा स्विच है। स्विच को इस तरह से डिनोट करेंगे, देखो 2 तो ब्रैकेट बनाएंगे और साइड साइड से ये वायर दिखा देंगे। अब ये देखो अगर ये जो है ये स्विच जो है सो अभी है ऑफ, इस तरह अगर सर्किट बनाओगे तो ये होगा ऑफ। अगर बस इसके बीच में एक डॉट लगा दोगे, इस स्विच का बीच में एक डॉट लगा दोगे ये, तब ये स्विच हो जाएगा ऑन। अब इससे करंट फ्लो हो सकता है, अगर ये डॉट नहीं होता तो करंट का फ्लो नहीं होता। अब देखो तुम लोग क्या करते हो ना, कभी कभार किसी सर्किट में बल्ब वल्ब जोड़ने में तो तुम 2-3 तार को ट्विस्ट करते हो 2-3 तार को। तो वो ट्विस्टिंग को कैसे दिखाएंगे हम लोग, मान लो एक तार है, ऐसा तार गया, अब हमको यहाँ पे एक वायर जोड़ना है, तो हम लोग बस इस तरह जोड़ देंगे और यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे ताकि पता चले कहाँ पे हमारा जॉइंट है। इसी तरह करके वायर को कहीं जॉइंट करना है तो इस तरह करके डिनोट करते हैं। अब मान लो ऐसा भी होता है कि तुम्हारा जो 2 वायर है, ठीक है, वो आपस में जॉइंट नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। एक ये वायर है, एक मिनट, हाँ देखो एक ये वायर है, ठीक है, अब एक हमारा ये दूसरा वायर है, वो बस एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, जॉइंट नहीं है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे। देखो एक वायर है, जस्ट इसके ऊपर से पास करा तो यहाँ पे लाएंगे, इसके ऊपर से पास करेंगे और फिर कर देंगे पास। तो अगर वायर क्रॉस करे तो उसको इस तरह से डिनोट करते। देखो ये बल्ब का सिंबल, बल्ब को सर्किट में दिखाने के लिए इस सिंबल का यूज करेंगे, रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए इस जिगजैग का यूज करेंगे, रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए इस जिगजैग का यूज करेंगे। अब देखो 9 में वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसमें क्या है ना, कभी कभार हम लोग को रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है ना, हम लोग तो रेजिस्टेंस बदल नहीं सकते, कभी ज़्यादा पावर का लगाएंगे, कभी कम पावर का लगाएंगे। तो उस केस में हम लोग जो है रियोस्टेट का यूज करते हैं। रियोस्टेट होता है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब वैसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू को बदल सके, कभी वो 6 ओम का है, कभी 1 के ओम का है, कभी 100 ओम का है रेजिस्टेंस। तो इस तरह करके वैल्यू चेंज जिसका जो इस रेजिस्टेंस का करे उसको कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है। अब देखो उसका सिंबल इस तरह करके है। और एक अमीटर का सिंबल, अमीटर यूजुअली यूज होता है तुम्हारा करंट को मापने के लिए। अमीटर का सिंबल एक गोला बनाओ, उसमें ए लिख दो। इसी तरह वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को मापने के लिए, उसमें भी एक गोला बनाओ और सिंपली बी लिख दो। अगर तुमको कोई सर्किट डिजाइन करना है तो इन्हीं सब सिंबल का यूज करके तुम करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिसकी घड़ी थी, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गया है, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गया। हमारे ओम चचा आ चुके हैं ओम्स लॉ को बताने के लिए, जोरदार तालियां। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए तुम लोगों ने इतने देर तक वेट किया, ओम्स लॉ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ को बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का कंफर्म गारंटी के साथ लिखवा के ले लो। हर 1 से 2 साल में यही क्वेश्चन रिपीट करता, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज VI ग्राफ, साथ में रहेगा क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो देखो ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते ओम्स लॉ आखिर होता क्या है। देखो एक थे हमारे साइंटिस्ट चचा, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट, उन साइंटिस्ट चचा ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके जरिए उन्होंने वोल्टेज, किसी कंडक्टर में वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को निकाला।
मतलब हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट में क्या चेंज आएगा, जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज में क्या चेंज आएगा। तो इसी चेंज को उन्होंने एक रिलेशन से दिया, जिस रिलेशन को बोलते हैं B इज इक्वल्स टू आई आर। उन्होंने एक रिलेशन दिया जिसको बोलते हैं B इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन दिया, इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। सबको समझ आ गया। एक ओम्स चचा थे हमारे साइंटिस्ट चचा, जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन को बताया। उन्होंने एक इक्वेशन दिया V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसको कि हम ओम्स लॉ कहते हैं। समझ आ गया। अब चलो थोड़ा ओम्स लॉ को डिटेल में देख लेते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलो ये देखो ओम्स लॉ। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ का डेफिनेशन। द करंट पासिंग थ्रू ए metallic element is proportional to the potential difference applied between its and provided temperature remains constant। उन्होंने कहा, ओम चचा ने कहा कि एक कंडक्टर लो, मेटालिक एलिमेंट लो। चलो दिखाते हैं। एक कंडक्टर लो, मेटालिक एलिमेंट लो। अब क्या करो, उसके जो साइड्स है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दो, वोल्टेज सप्लाई करो, वोल्टेज सप्लाई करो। अब जो ये वोल्टेज सप्लाई होगा वो जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। अगर तुम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, मतलब टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। इस कंडक्टर के जगह मान लो हम लोगों ने एक बल्ब को लगाया, एक बल्ब को लगा दिया। अब हम लोगों ने इस बल्ब का जो है रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए, हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तुम रूम टेम्परेचर पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए टेम्परेचर, और ना रेजिस्टेंस बदलना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर नहीं बदली तो वोल्टेज जो होगा सो करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जैसे जैसे करंट तुम्हारा बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा करंट घटेगा वोल्टेज भी घटेगा। आई जो है B का प्रोपोर्शनल होगा, और इसी को हम लोग को पता है जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसके बदले इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाएं तो भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा इक्वल टू आया, और यहाँ पे देखो एक R आया नया, जिसको कि रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि एक कांस्टेंट होता है, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। समझ आ गया सभी को। अब चलो, सभी को समझ आ गया ओम्स लॉ का डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर V इज द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर के जो साइड में हमने वोल्टेज लगाया था वही है V। I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। I कंडक्टर के से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है, और R जो है रेजिस्टेंस है प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, जो कि कंडक्टर के जरिए रेजिस्टेंस आया है उस वो की कांस्टेंट वैल्यू है। चलो ब्लैक बोर्ड में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देख लो क्या है ना, देखो हमारा जो था भी वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये कहा हमारे ओम चचा ने, अगर हम लोग टेम्परेचर को रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखे। अब क्या होता है ना, जैसे ही हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते तो इसके बदले देते हैं इक्वल टू, और एक आता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आता है जो कि यहाँ पे R रेजिस्टेंस, और एक है करंट तो है ही। यही जो V इज इक्वल टू आई आर है ना, यही V इज इक्वल टू आई आर है, यही है तुम्हारा ओम्स लॉ, यही तुम्हारा है ओम्स लॉ। ठीक है,
सबको समझ आ गया। V इज इक्वल टू आई आर क्या है, ओम्स लॉ। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब देखो, जो वो फॉर्मूला था ना V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूला था उसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय आर। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे R क्या है, I के साथ गुना में है। अगर I को उधर लेंगे तो क्या आएगा, V के नीचे आएगा V बाय आर। एक ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से तुम करंट को निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ रहे, रेजिस्टेंस दिया हुआ रहे तो। ठीक है, और देखो इसी को हम R को लेके गए इस साइड और I को लेके आ गए इस साइड, तो एक और फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू V बाय आई, जो कि है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है, बट अभी ओम्स लॉ को समझो, अभी ओम्स लॉ को समझो। अब देखो नीचे कुछ लिखा हुआ है, ओम्स लॉ ओनली होल्ड्स ट्रू if the provided temperature and other physical factors remain constant। ओम्स लॉ तभी काम करेगा, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला तभी काम करेगा जब तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर नहीं बदलोगे, और अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अदर में क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर को भी तुमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इन सब का वैल्यू बदलना नहीं चाहिए, तब जाके तुम्हारा ओम्स लॉ वैलिड होगा, तब जाके किसी भी क्वेश्चन पे ओम्स लॉ तुम लगा सकते हो। समझ आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया था ना, चलो देखो, उन्होंने एक लिया रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको किया एक बैटरी से कनेक्ट, उसको किया एक बैटरी से कनेक्ट। अब देखो पहले तो वो जो बैटरी था वो था 3 वोल्ट का, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी था 3 वोल्ट का, और वो रेजिस्टेंस था 6 वोल्ट का। तो जो हमारा करंट आया 0.5 वोल्ट आया, 5 एम्पियर आया। अब देखो वोल्टेज को हम लोगों ने बढ़ाया, वोल्टेज को हम लोगों ने बढ़ाया, अब वोल्टेज को बैटरी को 3 वोल्ट से कर दिया 6 वोल्ट, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, वही रेजिस्टेंस है। तो देखो करंट भी बढ़ा, हमने क्या किया, वोल्टेज को यहाँ पे देखो बढ़ाया, हमने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट भी बढ़ा। ये 0.5 एम्पियर था, अब 1 एम्पियर पे आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, ये अभी भी 6 वोल्ट का है। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही इसको बढ़ाया, वोल्टेज को बढ़ाया, करंट भी सर्किट में बढ़ गया, करंट खुद ब खुद सर्किट में बढ़ गया। वैसे ही अब देखो फिर हम लोगों ने 6 वोल्ट से अब बढ़ा के कर दिया वोल्टेज को 9 वोल्ट, 6 वोल्ट से बढ़ा के कर दिया 9 वोल्ट। लेकिन देखो यहाँ पे जो है सो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अभी भी 6 एम्पियर का ही है, सॉरी 6 ओम का ही है रेजिस्टेंस। जैसे ही हम लोगों ने वोल्टेज बढ़ाया फिर से देखो करंट बढ़ गया, इसमें जैसे ही 3 का इंक्रीज आ रहा है, इसमें आधा आधा बढ़ते जा रहा, पहले आधा था, 1 हुआ, फिर 1.5 हो गया। मतलब अगर तुम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखोगे और अगर तुम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाओगे तो तुम्हारा करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, यही हमारे ओम चचा ने कहा था। अब देखो हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस को दिया हटा, अब इस रेजिस्टेंस के बदले हम लोगों ने लगाया एक 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट को हटाया, 12 वोल्ट का लगाया और एक बैटरी से कनेक्ट किया। अब क्या हुआ ना, इस बैटरी से हम लोगों ने 3 वोल्ट का वोल्टेज, 3 वोल्ट का वोल्टेज दिया, तो जो हमारा करंट आया तो वो आया 0.25 एम्पियर। अब देखो रेजिस्टेंस वही, अब हम लोगों ने वोल्टेज को फिर से बढ़ा दिया, अब हम लोगों ने 3 वोल्ट के बदले 6 वोल्ट का वोल्टेज दिया उसको, उस रेजिस्टेंस को। तो क्या हुआ ना, करंट ऑटोमेटिकली डबल हो गया, 0.5 एम्पियर पे बढ़ गया। मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट वैसे वैसे बढ़ता है, बशर्ते हम लोगों को रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कांस्टेंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलना नहीं होगा। समझ आ गया ओम्स लॉ सभी लोगों को, फंडा क्लियर है। तो चलो
ये देखो अब एक और चीज है, ओम्स लॉ के लिए भी आई भी ग्राफ आ जाता है कि भैया ओम्स लॉ का ग्राफ बताओ, ओम्स लॉ का ग्राफ बताओ। अब देखो क्या हुआ था ना, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ देखो, यहाँ पे देखो वोल्टेज के साइड में, देखो वोल्टेज के साइड में ये देखो 0 1 2 3 4, इसी तरह करंट का साइड में भी 0 1 2 3 4, ये एम्पियर और ये वोल्टेज है, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम लोगों ने करंट को किया 2 एम्पियर, करंट को किया 2 एम्पियर, वैसे ही वोल्टेज भी तुम्हारा हो गया 2 वोल्ट। ग्राफ से समझो, जैसे ही हम लोगों ने करंट को किया 3 एम्पियर, तो ये बढ़कर हो गया तुम्हारा 3 वोल्ट। जैसे ही हम लोगों ने 4 एम्पियर करंट को किया, वो बढ़ के हो गया 4 वोल्ट। ग्राफ तो देखना आता है ना। तो देखो इस ग्राफ से क्या पता चलता है, जैसे जैसे हम लोग करंट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी बढ़ रहा है। यही है तुम्हारा ओम्स लॉ का ग्राफ, यही है तुम्हारा ओम्स लॉ का ग्राफ। 1 एम्पियर था 1 वोल्ट था, 2 एम्पियर था 2 वोल्ट था, 3 एम्पियर था 3 वोल्ट हो गया, 4 एम्पियर था 4 वोल्ट हो गया। मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने करंट को बढ़ाया वैसे वैसे वोल्टेज इंक्रीज किया, और यही है तुम्हारा ओम्स लॉ का ग्राफ। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन आ जाए तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिख देना, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिख देना, और ये ग्राफ को बना देना, 5 मार्क्स जरूर आ जाएगा, कंफर्म है 5 मार्क्स आएगा ही आएगा। अब देखो यही है हमारे ओम चचा, जिन्होंने ओम्स लॉ दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दे के गए हैं। ओम्स लॉ दिया जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बता के गए। देखो इसी मासूम चेहरे को, जिसके कारण तुम लोगों को आज ओम्स लॉ पढ़ना पड़ रहा है। यही है हमारे जॉर्ज साइमन ओम चचा, जो कि थे जर्मन से और ये एक फिजिस्ट थे। इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला दिया, जिसके कारण आज हम लोग करंट को फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं, एंड इवन रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। यही हमारे जॉर्ज साइमन चचा। तो चलो थैंक यू सो मच तुम लोगों के लिए इतने देर तक बने रहने के लिए। आई होप तुम लोगों के सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे, और अगर जिन लोगों के फंडे नहीं क्लियर हुए वो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सेपरेट वीडियो उनके बना दूंगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को इस सेशन के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। तो जाओ जल्दी से डाउनलोड करो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और पढ़ते रहो। थैंक यू, गुड बाय, टाटा, सी यू।